हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। और जैसा कि सीरीज हम लोग की चल रही है और ये सीरीज आपके पूरे सिलेबस खत्म होने तक चलेगी, है ना। जिसमें 70 में 70 आपको दिलाने का वादा है। अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ेंगे तो फिर ये भाई 70 में मिनिमम आप 65 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो एक नए वीडियो के साथ आ गए, एक नए लेक्चर के साथ। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर नंबर 15 में इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, उसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस का हम लोग क्या किए थे, फार्मूला डिराइव वगैरह किए थे। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ, है ना। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ की जो ओम्स लॉ की है कि क्या क्या लिमिटेशंस उनकी है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो पहली चीज आप देखिए, इसमें जो चीजें हैं उसमें ये कि जो ओम्स लॉ होता है ना, जो ओम्स लॉ होता है वो बहुत लार्ज कंडक्टर के लिए वर्क नहीं करता है। इट, इसको क्या लिखा है हम लोग, इट डज नॉट होल्ड, इट डज नॉट होल्ड या डज नॉट वैलिड फॉर लार्ज करेंट। इट डज नॉट वैलिड फॉर लार्ज करेंट, है ना भाई। बहुत ज्यादा करंट अगर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो इसके लिए वैलिड यहाँ पे नहीं होता, ये वैलिड वहां पे नहीं करता है। इट डज नॉट वैलिड फॉर क्या, लार्ज करंट। अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट जा रहा है तो वहां पे ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। देखिए समझिए कि अगर करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर करंट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा है, तो करंट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा इससे, है ना। या इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि अगर करंट ज्यादा है ना, कि अगर करंट, कंडक्टर में करंट ज्यादा है तो ये किसको बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा टेम्परेचर को। किसको बढ़ाएगा, टेम्परेचर को। भाई आप देखे होंगे कि वायर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो वायर उतना ही ज्यादा हीट करेगा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उतने ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर भाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। उस वायर का रेजिस्टेंस बदल जाएगा मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ओम कहते हैं कि किसी भी गिवन कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी गिवन, भाई ये जो फॉर्मूला उन्होंने बताया V इक्वल टू आई आर, ये जो फॉर्मूला उन्होंने बताया V इक्वल टू आई आर, ये वैलिड तभी होगा जब ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट होगा तभी वैलिड हो पाएगा। यानी V बाई आई का रेशियो हमेशा सेम तभी होगा जब क्या हो, टेम्परेचर उसका क्या रहे। हम लोग और हम लोगों ने क्या, जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा भी कि टेम्परेचर जो है वो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का। हमने कहा था ना कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब उसका फिजिकल स्टेट क्या रहे, मेंटेन रहे। जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब क्या रहे, टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट रहे, तभी आपका क्या होगा, वैलिड होगा। अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर दूसरी बात करें कि जो V इक्वल टू आई आर में लोग जो ग्राफ बनाए थे, इस ग्राफ को आप ध्यान से याद करिए। जो V और I के बीच जो ग्राफ था वो ग्राफ लीनियर था, लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज होने लगा तो ग्राफ लीनियर ना होकर ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, ग्राफ आपका कर्व हो जाएगा। ग्राफ होना कैसा चाहिए, ग्राफ होना चाहिए क्या, लीनियर, लेकिन ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो कर्व ग्राफ हो जाएगा तो इसका मतलब ये फॉर लार्ज कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, लेट्स अबाउट डिस्कस व्हाट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है कि जो ओम्स लॉ होता है, जो ओम्स लॉ होता है, इट डज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। इट डज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे नॉन ओमिक कंडक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, है ना। नॉन ओमिक कंडक्टर की अगर बात करें तो नॉन ओमिक कंडक्टर में कौन करें, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ना, वो सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होंगी, नॉन ओमिक कंडक्टर में आ जाएंगे। वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बोले तो क्या, डायोड हो गया आपका, डायोड हो गया, है ना, ट्रायोड हो गया आपका, ट्रायोड हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, है ना,
पीएन जंक्शन हो गया, ये सब। और क्या हो गए, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर भी क्या है आपका, नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, वो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए क्या वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखना, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। यानी नॉन ओमिक कंडक्टर कौन होंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर कहे जाएंगे, और वहां से हमारा क्या ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। देखिए इसके पीछे क्या रीजन है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं उनका बीच अगर हम ग्राफ और वी और आई के बीच का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो हमारा रेजिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है। तो देखिए किसी किसी रीजन में हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस रीजन की बात करें, इस रीजन में, इस रीजन की बात करें, इस रीजन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफ है इंक्रीज कर रहा है ना, इस रीजन में, इस वाले रीजन में आप ग्राफ देखिए इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। इसमें देखिए ग्राफ डिक्रीज कर गया तो आर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ इंक्रीज कर गया तो आर क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये लगातार वेरी कर रहा है। अब देखिए इसमें और इसमें है ना, स्ट्रेट लाइन हमको मिलना चाहिए था लेकिन ऐसे मिल रहा है, तो इसलिए भी यहाँ क्या ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, तो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला क्या कि इट डज नॉट वैलिड फॉर लार्ज कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर अगर ज्यादा होगा सर्किट में, सॉरी करंट अगर सर्किट में ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होने से सर्किट का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ये फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का, जैसे ही चेंज हो गया तो जो ग्राफ हमको v इक्वल टू वाई आर लीनियर मिलना चाहिए था वो ग्राफ लीनियर न मिलकर क्या हो जाएगा, ऐसे कर्व ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि इट डज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस लाइक व्हाट, लाइक डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो इन सब में भी क्या ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इनका देखिए ग्राफ का फ्लक्चुएशन भी और आई के पीछे ग्राफ खींचते हैं, प्रैक्टिकली ग्राफ ये सब है, तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से मिलता है। क्लियर यहाँ तक है? तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इतना जरूर आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राइट, ये वाला चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी चैप्टर में आने वाला है हमारा किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किरचॉफ्स लॉ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना इस चैप्टर को, है ना। और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों पर हमारा कमांड और उस पर कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस क्या न्यूमेरिकल, इन तीनों पर कमांड हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। अदरवाइज अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन है तो वैसे भी क्या टैकल करना उसको काफी मुश्किल बात होती है। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या मार्क्स गेन करना एक चैलेंजिंग होता है कि अब कितना मार्क्स गेन करते हैं। पहले के पेपर 2020 से पहले के पेपर देख लीजिए, पेपर बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो पेपर 2020 के बाद का पूछ रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा क्या फ्लक्चुएशन डाल रहा है वो। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा वो पॉइंट इनका कहना है कि रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, रिलेशन बिटवीन V and I is not unique। इसका मतलब क्या हुआ कि V और I के बीच का रिलेशन क्या है, यूनिक नहीं है। दैट इज there are so many value of V for what, same current I। ठीक है ना, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन V एंड I यूनिक नहीं है, यानी यूनिक और V और I के बीच का रिलेशन यूनिक नहीं है। इसका मतलब there are so many value of V, यानी V की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए करंट क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कोई कंडक्टर हमारे पास है ना, ये कंडक्टर हमारे पास है। ठीक है, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए है, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट होने पर 2 एम्पियर का करंट यहाँ मान लीजिए फ्लो कर रहा है।
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू V इक्वल टू आई अपॉन V अपॉन आई हो गया। तो 10/2 मतलब कितना 5 ओम इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि ये जो रिलेशन है V और I के बीच में कि यानी 10 वोल्ट का बैटरी लगाने से कंडक्टर में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ये यूनिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंडक्टर होंगे और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होगी, है ना, 10 वोल्ट की, जिस पर करंट क्या मिले हमको, 2 एम्पीयर मिले। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा है कि रिलेशन बिटवीन V एंड I यूनिक नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे वैल्यू V मिलेगी जिस पर क्या हो, सेम करंट आई दे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बहुत सारे इसमें तो ड्रॉबैक्स में तो बहुत आएंगे, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना बोर्ड्स में पूछा जा रहा है ना। ये बिल्कुल हम बोर्ड्स के लिए हमारा फोकस मेन कहाँ है, 2025-26 के एग्जामिनेशन बोर्ड पे है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इस पर 2-3 तरह का आप याद कर लीजिए, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ड्रॉबैक्स 2 नंबर में आते हैं, राइट एनी टू ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ, राइट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाते रहिए और खूब बढ़िया से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स अभी हम भी कराएंगे, आप देखेंगे अच्छे अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे दैट इज करंट डेंसिटी, और आज जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को बेटा एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना। रेजिस्टिविटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी नाम से क्या है, रेजिस्टिविटी को जानते हैं, ठीक है। वही रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले थे, R इक्वल टू व्हाट, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू क्या, टाउ। तो इसमें अगर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो इसको लिखेंगे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और l और a को अगर हम एक साथ कर लें, l को एक साथ कर लें, तो इस ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू का स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं रो l बाई a, है ना। ये जो वैल्यू हमारे पास है रो, इसी रो को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी रो कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम लोग कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी रो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं कि जो रो की वैल्यू हमारे पास है, ये जो रो हमारे पास आया है दैट इज व्हाट m अपॉन क्या, एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। इसमें ये पूरा का पूरा देखिए, m कांस्टेंट किसी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, n मतलब e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। यानी कि ये जो रो है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी इस रो की अगर बात करें तो ये क्या है, किसी भी कंडक्टर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटरनल क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। यानी कि अगर लेंथ और एरिया चेंज करे, तो लेंथ और एरिया चेंज करने से उसके रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी लेंथ और एरिया चेंज करने से उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बदल जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, रेजिस्टिविटी। हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी को अगर हम लोग रो बराबर यहां से लिखना चाहें तो देखिए, सॉरी, रो बराबर यहाँ लिखना चाहे तो रो इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो जरा, है ना, ए चलाएगा इधर, एल चलाएगा नीचे, तो हो जाएगा क्या, आर ए बाई क्या, एल। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, और बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना। कुछ और बातें करते हैं इसमें हम लोग। देखिए कुछ पॉइंट्स है, क्या, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ना, इसको आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डिपेंड्स डिपेंड्स नेचर एज वेल एज
as well as nature as well as structure of conductor, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर ना। ये बात हुई किसकी, रेजिस्टेंस की। बेटा रेजिस्टिविटी क्या आता है, रेजिस्टिविटी only depends on नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ क्या, कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए हमारे पास जो आर का फॉर्मूला था, याद है ना, ये था ml अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू क्या, टाउ। तो इसमें देखिए लेंथ और एरिया दोनों आ गए, लेंथ और एरिया क्या हो गए, दोनों हो गए। ऊपर से यम एन ई स्क्वायर टाउ, तो जो यम एन ई स्क्वायर और टाउ है वो क्या है, उस कंडक्टर के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जबकि लेंथ और एरिया क्या हो गया, उस कंडक्टर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर और उस कंडक्टर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जबकि रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला देखा जाए, रो बराबर जो बताए हम लोग क्या, आर ए बाई क्या एल, और अगर आर की वैल्यू ये रखे हम लोग यहाँ पे ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और यहाँ पे हो गया ए बाई एल, यहाँ पे क्या हो गया ए बाई एल। तो देखिए यहाँ पे एल से एल कटा, ए से ए कटा, तो हमारे पास रो का जो फॉर्मूला मिला वो हो गया m अपॉन क्या एन ई स्क्वायर क्या टाउ। तो देखिए रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ और एरिया नहीं आया है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, इसकी बात करें फाइनल जो एक्सप्रेशन है, इसमें कहीं लेंथ और एरिया ऐसी चीजें नहीं आई है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आई है। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब कि ये केवल और केवल नेचर पे डिपेंड करेगा, कभी कंडक्टर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करने वाला है। कभी भी कंडक्टर के क्या स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करने वाले, केवल कहां डिपेंड करेगा, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स को हम और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम लोग और डिस्कस करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। Let's discuss some another points. देखिए कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी गिवन कंडक्टर हमारे पास है ना, ये कंडक्टर हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए एल्युमिनियम का कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर और ले लिए, ये कंडक्टर हो गया हमारे पास क्या, कॉपर का कंडक्टर है। देखिए अब अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर है और कॉपर कंडक्टर, इन दोनों का नेचर देखिए क्या है, अलग अलग है। एक एल्युमिनियम दूसरा क्या है, कॉपर है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी होगी एल्युमिनियम की वो कभी भी इक्वल नहीं होगी रेजिस्टिविटी किसकी, कॉपर की। यानी कि दोनों के दोनों कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि इन दोनों के दोनों जो कंडक्टर है उनका नेचर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ये क्या एल्युमिनियम का है, दूसरा क्या कंडक्टर का है। हो सकता है कि इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, मे बी, है ना, इनका रेजिस्टेंस सेम हो जाए, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी कभी भी सेम नहीं होगी। इनका रेजिस्टेंस सेम हो जाए, रेजिस्टेंस may not be what सेम। जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन रेजिस्टिविटी उनकी जरूर से जरूर अलग रहेगी। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है एल्युमिनियम का, ठीक है। अब एल्युमिनियम के कंडक्टर के किसी भी पॉइंट की बात कर लो, इसमें छोटा सा इतना सैंपल इसका काट ले, हम इतना सैंपल्स काट लें, तो इस कंडक्टर का भी क्या रेजिस्टिविटी वही रहेगा जो इस पूरे एल्युमिनियम का रहेगा, है ना। इस छोटे से सैंपल का भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, वही रहेगा जो इस पूरे एल्युमिनियम का रहेगा। लेकिन इनका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा और इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, क्योंकि ये छोटा है, दोनों में स्ट्रक्चर का अंतर हो गया, मतलब एक छोटा है दूसरा क्या है बड़ा, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, पक्की बात है, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा,
दोनों की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, और वो पॉइंट देखिए क्या है। हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी अगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को जरूर और जरूर से चेंज करेगी। लेकिन किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी को चेंज करे, इतना इसका कोई जरूरी, कोई जरूरी नहीं है इसका। इसका मतलब कोई, जैसे कि रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टिविटी चेंजेस द रेजिस्टेंस, बट इट इज नॉट मस्ट बी द रेजिस्टेंस चेंजेस द रेजिस्टिविटी, है ना, कि ठीक है। यहां तक इसको अच्छे से आप नोट करिए। ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना, ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछते हैं लोग, है ना। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा रीजन भी दे देंगे आपको, है ना। कभी कभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा रीजन भी दे देंगे, है ना। कभी कभी आपसे थ्योरी पार्ट में पूछ लेंगे। ये सब चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजों का आपको याद दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंडक्टिविटी, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी या फिर क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बेटा देखिए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो हम इसी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं। और कुछ उम्मीद है कि जैसे वीडियो चल पड़ेगा आप लोग के सपोर्ट की वजह से, तो आगे जाकर क्या करेंगे, हम एक स्मार्ट बोर्ड ले लें, है ना। तो अभी तो हमारे पास क्या व्हाइट बोर्ड ही है, इसी के सहारे क्या हम वीडियोस बना रहे हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। और इस वीडियो को जैसे ही चैनल आगे चल पड़ेगा तो हम लोग क्या नया स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स ही क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी इसको डिफाइन करें अगर तो इनवर्स ना, इनवर्स ऑफ क्या, रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी is known as what, is known as conductivity. Inverse of resistivity is known as conductivity. कंडक्टिविटी यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। अब देखो हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या था, आर ए बाई एल, तो कहा चला गया, एल चला गया ऊपर, एल अपॉन क्या हो गया, आर इंटू ए। चूंकि जो रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी क्या थी, किसी कंडक्टर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक थी, केवल नेचर पे डिपेंड करती है। उसी तरह हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या है, नेचर पे डिपेंड करेगा दोनों, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक दूसरे से रिवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है, ठीक है, रिवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। तो अगर हम कहें कि कोई हमारे पास अच्छा कंडक्टर है, अगर यही बात करें, फॉर अ गुड कंडक्टर, फॉर अ गुड कंडक्टर, किसी अच्छे कंडक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना। फॉर अ गुड कंडक्टर क्या क्या हो सकता है, क्या उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो लो होनी चाहिए, एंड जो कंडक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए, है ना। या फिर बात करें उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई हो एंड कंडक्टिविटी क्या हो, लो हो, या दोनों हाई हो या दोनों लो हो। तो क्या हो सकता है इसमें, है ना, कि रेजिस्टिविटी किसी भी गिवन कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है अगर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए।
किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए, है ना, किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए और कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलो इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। एक और बेटा बात डिस्कस करनी है आप लोग से, और ये बात है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन करने बैठते हैं तो हमेशा कॉपी पे लेके रिवीजन किया करिए, यानी रिटन रिवीजन किया करिए। कभी भी फिजिक्स को रटने का प्रयास मत कीजिए। रिटन रिवीजन करेंगे तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी। और मल्टीपल रिवीजन करिए, ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, साइड बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ ले रहे हैं। कोई एक सोर्स को फॉलो करिए, किसी एक सोर्स को फॉलो करिए और उसको कंप्लीट करिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसको बीच में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ना है तो आपका जो रिवीजन होना चाहिए सॉलिड रिवीजन होना चाहिए। आधी घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रिटेन प्रैक्टिस करिए, रिटेन प्रैक्टिस करिए। और कम से कम हर चैप्टर से मिनिमम, है ना, अगर न्यूमेरिकल पे आपको कमांड बनानी है तो मिनिमम हर चैप्टर से कम आपको 50 न्यूमेरिकल करने हैं, 50 न्यूमेरिकल, है ना। कम से कम आपको 50 न्यूमेरिकल करने हैं। और ये न्यूमेरिकल जो होगा वो होगा पहला या एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की जो भी एग्जाम्पल है पहले उसको सॉल्व करिए। दूसरी बात, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी क्या जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करिए। अगर इतना हो जाता है तो उसके बाद, अगर इतना हो जाता है तो उसके बाद क्या करिए, साइड बुक आप फॉलो कर सकते हैं। या हम ये कहें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको साइड बुक फॉलो करनी है, उसके बाद आपको साइड बुक फॉलो करनी है, ठीक है। तो कम से कम हर चैप्टर से आपसे 50 न्यूमेरिकल करने हैं, हर चैप्टर से, तभी आपकी न्यूमेरिकल पे कमांड बनेगी। अदरवाइज फिजिक्स फिर भूल जाइएगा, है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी में देखिए चीजें थे। मोबिलिटी का मतलब होता है एक तरह के होते हैं मोबाइल आयन, समझिए भाई। मोबाइल आयन मतलब क्या, ऐसे आयन्स जो क्या करें, मूव कर सके, जो मूव कर सके ना, ऐसे आयन जो मूव कर सके उन्हें कहते हैं मोबाइल आयन। और इमोबाइल आयन एक होते हैं, इमोबाइल आयन होते हैं, यानी ऐसे आयन जो क्या करें, डू नॉट मूव, जो मूव ना कर सके। जो मूव करेंगे वो मोबाइल आयन कहलाएंगे और जो नहीं मूव करेंगे वो क्या, इमोबाइल आयन कहलाएंगे। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी भी किसी भी कंडक्टर की जो मोबिलिटी होती है यानी म्यू, है ना, ये क्या होती है, दरअसल रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये भी कह सकते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, वीडी अपॉन ई, ठीक है। या इसको लिखेंगे ई टाउ बाई क्या, एम, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, या क्या लिखेंगे इसे हम, ई टाउ बाई एम, मोबिलिटी, ठीक है। अब मोबिलिटी जुड़ा किससे होता है, तो ध्यान सुनिएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए, ठीक है, मोबिलिटी मतलब हम चार्ज कैरियर की बात करते हैं, है ना, हम बेटा चार्ज कैरियर की बात करते हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जिसकी वजह से क्या कंडक्टर में कंडक्टिविटी आती है, मतलब करंट फ्लो करता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे कंडक्टर की, कि भाई कंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन, सारी दुनिया जानती है। कंडक्टर में चार्ज कैरियर
काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। यानी करंट जिसकी वजह से आता है वो चार्ज कैरियर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरी बात, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, कि भाई सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ होल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या? होल्स होते हैं। तीसरा बात करें अगर इलेक्ट्रोलाइट में, कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? तो पॉजिटिव आयंस एंड व्हाट? आयंस क्या? नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस और क्या? नेगेटिव आयंस। वही अगर बात करें हम लोग किसकी? गैसेस की ना, गैसेस आयंस की ना, गैसेस की बात करें तो उसमें क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट? पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या होते हैं? चार्ज कैरियर। इन्हीं चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है, इन्हीं चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको डिफाइन करना है कि भाई ई टाउ बाई एम कैसे आ गया, हम अगर वो बताया कि इसको बताइए कहां से आया है ना, म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम। चलिए आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है ना, आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि जो म्यू बराबर हम वी अपॉन ई लिखे हैं और ये लिखे हैं ई टाउ बाई एम, इसमें ये ई टाउ बाई एम कहां से आया? ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करना है, न गूगल से, न साइड बुक से, न एनसीईआरटी से। आपको जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, जितने फॉर्मूले आपको मैंने दिए हैं, उन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये बताना है। ठीक है ना, प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।